बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत की ईद से पहले ईद ता हयात ना अहली समेत इलेक्शन एक्ट में तरमीम तक सदर की अदम मौजूदगी के अंदर कायम मकाम सदर से अपनी तमाम फरमाइशें पूरी करा ली गई हैं, मगर इसके साथ साथ खुद एहतसाबी का अमल चूंकि घर से शुरू किया गया है, आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सवाल यह है कि आम शहरियों का ट्रायल सिविलियन या फिर फौजी अदालतों के अंदर होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कब और क्या फैसला सामने आ सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा करने के करीब है। उम्मीद भी है कि आइंदा आने वाले कल में ये मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की लड़खड़ाती मैशत को कोई सहारा मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो हम ये समझ रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अहम प्रोसीडिंग हो रही है, 2 जजेस जब अलग हो गए थे तो यही तवक्को थी कि 7 रुकनी बेंच अब आगे समात को लेके बढ़ेगा। पहली समात के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद तजवीज किया, एतराज है तो मैं अलग हो जाता हूं। आज अचानक से क्या हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर एतराज उठा दिया गया और बेंच एक मरतबा फिर से टूट गया? जी, आज ये तो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है कि ये केस अदालत में समाअत चल रही थी और जिस तरह के पहले 14 मई के फैसले का हुआ कि 9 रुकनी बेंच बना, 9 के बाद 7 बना, 7 के बाद 5 रह गया, वो अभी तक उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है ना नहीं हो पा रही। और ये अभी भी बहस सुनने में आ जाती है कि जनाब वो फैसला जो है 3-2 का नहीं था, वो 3-4 का था, 7 मेंबर का था। तो ये भी उसी तरफ ही जा रहा है कि ये 9 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ। अब देखते हैं कि ये आगे 6 से 5 पे जाता है कि नहीं जाता, मगर वही नज़र आती है कि डिफाइंस है, ये इदारों के दरमियान टकराव की एक डिफाइंस चल रही है और देखते हैं ये कहाँ जाके पहुँचती है। तमाम इदारे इस वक्त जो है ना, मगर आज जो है सिर्फ ये खबर नहीं, इस पर तफसीलन हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर भी साथ में साकिब बशीर साहब भी होंगे। तो मगर आज इतनी ज़्यादा एक्टिविटी थी कि आपने इस एक वाक़े से शुरू कर दिया, मगर ओवरऑल एक भरमार एक्टिविटीज़ की रही। तो ये बेंच टूट गया, बिल्कुल आपने सही कहा, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर जो है एक बजट मंजूर हो गया, फाइनेंस बिल अप्रूव हो गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर दी गई। वो एक्चुअली एक नया बजट दे दिया गया है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि बजट की जो बहस थी वो किसी और बजट पे हो रही थी और बहस के बाद एक बिल्कुल नया बजट दे के उन्होंने पास कर दिया। और गालबन कोरम के लिए 86 लोग चाहिए होते हैं और 1/4 चाहिए होता है और किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। ये पहला बजट होगा जिसके अंदर तकरीबन पूरे हाउस के अंदर 72 गालबन लोग थे, 70 ने वोट डाला, 2 ने उसको अपोज किया, बजट पास हो गया। वरना बजट पास करना एक पूरा एक उसकी रवायात थी कि एक बड़ा उसके ऊपर गहमा गहमी होती थी और इंश्योर किया जाता था कि आज बजट पास करना है, सीधा जरा हुकूमत के लिए एतमाद का वोट लेना। तो ये एक वहाँ पार्लियामान में भी अजीब सा तमाशा चल रहा था। फिर साथ भी उसके साथ उन्होंने एक और तरमीमी एक्ट इलेक्शन कमीशन का पेश कर दिया साथ में, जिसके अंदर 2 बड़ी चीज़ें उसमें कर दी। एक तो यह है कि 5 साल की जो 62(1)(f) के तहत था, नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की मअतली थी, वो हमेशा के लिए थी, नाअहली जो थी, तो उसको उन्होंने 5 साल तक की कर दिया है कि जनाब जहाँ पे अदालत खामोश है, वक्त का तयन नहीं किया गया, तो अब 5 साल में होगा। सो वो एक और वो पेंडोरास बॉक्स खुल गया। तो उसके अलावा जो है ये जो बहस चल रही थी कि पंजाब की हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो 3 महीने से आगे चलती जा रही है, वो 5-6 माह हो गए हैं। तो अभी अगर कौमी असम्बली का ये असम्बली जो है इसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है या नए इलेक्शन का इंतज़ार किया जाता है, तो अब इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया कि ना उन्हें सदर से मशवरे की ज़रूरत है और ना ही उनको कोई जो है किसी किस्म के वो डेट इलेक्शन शेड्यूल भी चेंज कर सकते हैं, इलेक्शन डेट का भी वही अनाउंस करेंगे। सो लिहाजा ये भी 6 महीने साल तक जिस तरह ये पंजाब की गई है तो ये भी जा सकती है। सबसे ज़्यादा अहम जिसमें सबसे पहले मेरा ख्याल बात कर लें वो है आज जो ISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अभी आपने अपने इब्तिदाई में उसके वो सुनाए, तो वो ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट होती है, मगर ये 2-3 वजह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी इस वक्त।
एक तो टोन और टेनर जो था ना इसका, वो बड़ा जो था क्या कहेंगे सख्त था, जिससे कि ये पता चलता है, तासुर ये मिलता है कि ये जो पीटीआई वाले कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि उनकी शायद बातचीत हो जाएगी या कहीं लचक का मुजाहरा होगा, वो नज़र नहीं आ रही। 9 मई के उसके ऊपर नज़र आता है कि इदारा बहुत ज़्यादा अपनी फर्म पोजीशन पे खड़ा हुआ है और उसमें किसी किस्म की भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी टाइमिंग थी कि आज के दिन पे ये जो हुआ, आज के दिन ही, क्योंकि आज ट्रायल शुरू हो गया है अदालत, फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस को ट्राई करने का, और उसके अंदर जो है आज इत्तफाकन जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने ख़ास तौर पे एक चीज़ पॉइंट आउट की कि हम उम्मीद रखते हैं कि समाअत मुकम्मल होने तक फ़ौजी अदालतें जो हैं ट्रायल नहीं शुरू करेंगी। जबकि ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें अनाउंस की। एक तो उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। साथ में उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि हम 9 मई को नहीं भूलेंगे, अदालतों के लिए किस्म का ये मैसेज दिया गया। सो ये सारे अदारों के एक बड़ा नज़र आ रहा है कि पहले ही काफ़ी कन्फ्रंटेशन चल रही थी, ये टकराव बढ़ता जा रहा है। अब इस वक्त बिल्कुल अदालतों की तरफ आज रिमार्क्स और आए और ISPR की तरफ से बिल्कुल टोनर टेनर एंड टाइमिंग 3 T's जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट एक माजरा बयान कर रही हैं। तो मेरा पहले जो है आप की इजाज़त से हमारे साथ साकिब निसार सर शायद मौजूद हैं, उनसे पहले इस बैच की जो आज हुई इस पे बात कर लेते हैं। साकिब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, आवाज़ आ रही है जी। साकिब, आज जो ये बेंच जो था ये 9 रुकनी से 7 हुआ था, आज 7 से 6 हो गया, तो मंसूर अली शाह साहब पे गवर्नमेंट ने इतराज़ कर दिया। सो आज ज़रा अहवाल दें उस पर कि क्या आज ये वहाँ हुआ क्या। बल्कि उससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि हमें जो लतीफ़ खोसा साहब ने या एतजाज़ एहसन साहब ने, दोनों ने जो वहाँ पे अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो हमें दिखा सकें तो उससे ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि अदालत की समाअत के अंदर जो है वो वकला का क्या मूड चल रहा है, जजेस का क्या मूड चल रहा है, और ISPR का तो आपको बता ही चुके हैं। तो हम साकिब साहब से पूछते हैं, इस पर कमेंट लेते हैं, उनके रिमार्क्स अगर सुना सकें हमें प्रोड्यूसर साहब। आज जो वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 दिन की समाअत के बाद अदालत उज़्मा में इस्तदा की गई है, ये बिल्कुल उसी मिसदाक शर्मनाक भी है और अफसोसनाक भी है। ये भी 9 मई से कम स्याह दिन नहीं है, ये 9 मई से ज़्यादा स्याह दिन है जो आज ये वफाक की जानिब से किया गया, क्योंकि ये हुकूमत बरजस्ता तौर पर सामने खुल कर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है और इस चीज़ का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया। जी साकिब, आपने सुन लिया। मैं दरमियान में शायद साकिब निसार आपको क्या ही आता, तो पता नहीं ये तरक्की समझ रहे हैं आप या तनज़ली समझ रहे हैं। साकिब बशीर साहब, आप ज़रा हमारी बताएं, आज वहाँ पे अदालत में थे तो क्या माहौल था, क्या रिमार्क्स थे, अहम रिमार्क्स क्या थे जज के, जिससे ऑफ कोर्स ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं और ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती हैं अदालत के मूड का। इन पे टोटली ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ैसला इस पे मबनी होगा, पर आप चेक कर सकते हैं कि अदालत का रुख किस तरफ जा रहा है। तो ज़रा उस पर हमें ज़रा आज का तफसील बताइएगा। अगर ओवरऑल बात की जाए, तकरीबन 4 समातें हो चुकी हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मैं ख़ुद जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो कोर्ट का जो माइंड है वो पहले ही पता चल जाता है कि कितने जजेस किस तरफ जा रहे हैं और कितने जजेस जो है वो किस तरफ जाएंगे। तो ये वो केस है कि जिसमें अभी तक कोई भी ये डिटरमिन नहीं कर सका कि बेंच जाएगा किस तरफ, जजेस का झुकाव किस तरफ है, बेंच के कितने जज किस तरफ जाएंगे। तो आज की समाअत की जो बात की जाए तो सबसे अहम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल को कि 102 लोग जो मिलिट्री की कस्टडी में हैं उनके नाम बताए जाएंगे, उनकी तफसीलात बताएंगे। कल अटॉर्नी जनरल के वो कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज अटॉर्नी जनरल को कहा कि एक शिकायत आई है कि उनके ख़ानदान को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको फूड के मसाइल हैं, उनको बुक्स चाहिए वो नहीं दी जा रही। तो कोई भी जो मुल्जिम होता है जब तक कि
वो कस्टडी में हो, जब तक कि गिल्टी डिक्लेयर ना हो, उसको सजा ना हो, तब तक जो है वो उसके अपने एक राइट्स हैं, वो राइट्स जो है वो उनको मिलने चाहिए। और पूरा बुनियादी मुकदमा ही यही है कि जो राइट्स हैं, फेयर ट्रायल के जो राइट्स हैं, वो उनको जो है वो मिलने चाहिए। आज सुबह जो जस्टिस मंसूर अली शाह पर इतराज़ आया अटॉर्नी जनरल की जानिब से, ये गैर मामूली इतराज़ था। गैर मामूली मैं इसलिए कहूँगा कि जैसे ही ये समाअत शुरू हुई थी तकरीबन 4 रोज़ कबल, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसी रिलेशन का हवाला दिया कि एक पिटिशनर जो है वो उनके रिलेटिव हैं, तो इसलिए अगर किसी भी पार्टी को इख्तलाफ है, कोई इतराज़ है मुझ पर, तो मुझे बता सकते हैं और मैं अभी जो है वो बेंच से अलग हो जाऊंगा। और उस वक्त बेंच जो है वो 9 से 7 तक आ चुका था। तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल समेत तमाम वकला ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, और समाअत जो है वो आगे बढ़ी और 2 रोज़ जो सिलसिला जो है वो जारी रहा। आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह कहा गया कि मेरे क्लाइंट ने यह कहा है कि आप पर हमें इतराज़ है क्योंकि आपका एक पिटिशनर के साथ रिलेशन है। तो इससे एक तो एंगल ये निकलता है कि हुकूमत बज़ाहिर इस मामले को लटकाना चाहती है। हुकूमत जिस तरह जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा था कि हम ईद से पहले इसको कंक्लूड करेंगे, कल आखिरी वर्किंग डे है, तो हुकूमत जो है वो उसको लटकाना चाहती है। उसका बज़ाहिर ये भी लगता है कि एक तो बेंच आज टूटा और इस बात का साकिब चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि ये पहले दिन आपने एतराज़ नहीं किया, मगर दूसरा ये कि उनके बेंच से अलहदा होने के बावजूद जो प्रोसीडिंग्स थी, समाअत जो है उसका तसलसल नहीं रुका, वो उसी स्पीड से गया कि जिससे अभी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को भी दोहराया कि हमने छुट्टियों पे जाना है, इसलिए दलाइल के ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर दें। एक चीज़ और जो आमिर साहब जो कंट्राडिक्शन को थोड़ी सी कन्फ्यूजन जिसने पैदा की वो थी जब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सलमान अकरम राजा थे, अच्छा सलमान अकरम राजा वाहिद वो वकील हैं और वाहिद वो पिटीशन है जो डायरेक्टली एक जो मिलिट्री की कस्टडी में एक जो मुलजिम हैं उनके जो वालिद हैं उनकी जानिब से की गई है। बाकी सारी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की पिटीशन है, तो उनकी जानिब से ये कहा गया, एक तो उन्होंने वो बताया कि हमारी एक्सेस नहीं है फैमिली की, दूसरा उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हैं उन पर हमें स्टे दिया जाए। वहां पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा तो अटॉर्नी जनरल ने बड़े वाज़ी अंदाज में यह कहा कि मैं अंडर इंस्ट्रक्शंस हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मिलिट्री में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुए, अभी तहकीकात जारी हैं। लेकिन DGISPR जो है उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि ट्रायल जारी हैं, तो ये एक कंट्राडिक्शन आई है। मेरा यह ख्याल है कि कल पिटिशनर्स की जानिब से यह चीज पॉइंट आउट की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अगर कल जो है वो ये समाअत जो है वो कंक्लूड ना हुई तो फिर मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे वाले मामले या स्टे वाली एप्लीकेशन को भी देख सकती है, क्योंकि छुट्टियों तकरीबन 4 से 5 दिन का जो है वक्फा आ जाएगा। तो क्योंकि अटॉर्नी जनरल और DGISPR की जो अपनी कंट्राडिक्शन आई है बयान में, ये बहुत जो है वो अहमियत की हामिल है। इसके अलावा एक और जो चीज है कि जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने जो बैरूनी जो ममालिक के वहां पे जो ट्रायल्स होते हैं, इसी तरह जो मिलिट्री के हवाले से तनसीबात या इस किस्म के इश्यूज पे जब ट्रायल होते हैं उनके हवाले एक लम्हे देने चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की बात करें आप, बैरूनी जो है वो मुल्क जो ममालिक का मामला है वो अभी छोड़ दें। मुझे जो रिमार्क्स में देख रहा था कि उनके ज़रा आसान उसमें ज़ुबान में बात करें तो ये वाली आर्गूमेंट हार्वर्ड में दीजिएगा, थोड़ा सा मेरा लाइटर वेल में उन्होंने ये कहा। थोड़े से चीफ जस्टिस जो है जब आज जो है वो बेंच 9 से 7 और 7 से 6 पर आया, तो जब 6 पर आया बेंच जो है वो उसने 11 बजे समाअत शुरू की, तो बज़ाहिर लगा कि वो अपसेट थे, वो सरप्राइज। मैं आपकी इजाज़त से ये पढ़ देता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन वो कहीं कि उन्होंने अपनी अदालत ने अपनी बरहमी का इजहार बाकायदा किया कि उन्होंने पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि आप जो जस्टिस मंसूर पे इतराज़ कर रहे हैं वो उनकी जानिबदारी की वजह से है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव। तो उन्होंने कहा जी हमें उन पर इतराज़ है, मफादात का टकराव है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तसलसल से जज पर इतराज़ पहले हुकूमत ने बेंच का था, उससे पहले क्यों नहीं उठाया। और जस्टिस मंसूर वो इंसान नहीं कि उनकी रिश्तेदारी फैसले पे असरअंदाज हो, और ख़ास तौर पे कि जब वो पहले दिन ही उन्होंने इसका इजहार कर दिया था कि ये एक ताल्लुक़ है, तो अगर किसी को इतराज़ है तो पहले बता दें। तो
उसमें फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी वैसे ये कहा कि किसी पर इल्ज़ाम लगाकर फेयर ट्रायल से महरूम नहीं किया जा सकता, मगर गालबन जो जज साहब ने कहा अब इन्होंने इतराज़ कर दिया है तो वो खुद शायद उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ करना मुनासिब समझा। तो मैं इसके अगर कोई तर्जमानी सही की है तो बताइएगा, वरना मज़ीद जारी रखिए। बिल्कुल, यही जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जैसे ही अटॉर्नी जनरल को सुना तो उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया। इसमें एक और जो मुश्किल आइंदा आने वाले दिनों में मुख्तलिफ केसेस में हो सकती है चीफ जस्टिस के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि जो ऑडियो लीक्स का केस है वहाँ पे हुकूमत ने चीफ जस्टिस पर डायरेक्टली एतराज़ किया हुआ है कि क्योंकि एक ऑडियो लीक आपके मुतलका है, आपकी फैमिली के मुतलका है, तो आप बेंच से अलग हो जाएं। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है बज़ाहिर, तो वो थोड़ा सा मुश्किलात पैदा करेगा कि अगर आइंदा वो ऑडियो लीक्स वाला मामला चलता है तो वहां पे दोबारा एतराज़ आया तो क्या चीफ जस्टिस उसी एतराज़ से अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज़ भी अटॉर्नी जनरल सामने नहीं रख सके। एक जनरल नेचर की उन्होंने बात की कि क्योंकि रिलेटिव है तो हमें मतलब यह है कि हमें एतराज़ है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह वो हैं जिनके हवाले से पास्ट में कभी भी हुकूमत की जानिब से ऐसी बात नहीं की गई, और हमेशा से जो लाइक माइंडेड जजेस का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है या कहा जाता है, बात की जाती है, वो और 7 जजेस हैं, 8 जजेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को आप ये भी कह सकते हैं कि हुकूमत साइड या इस साइड पे गुड बुक्स में थे, लेकिन इसके बावजूद इस एक्ट से यह लगता है कि हुकूमत इस मामले को लटकाना चाहती है, आगे लेके जाना चाहती है, ताकि ईद से पहले कम से कम इसका फैसला ना हो और बाद में उसका आउटकम जो है वो देख के वो आगे चले। दूसरा मेरे ख्याल ये भी एक इसका मकसद हो सकता है कि जिस तरह पहले बेंचेस की तकरीम को कम की गई, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, तो ये जिस तरह ये 9 से 7 पे आया, 7 पे आज एतराज़ करके 6 पे कर दिया, तो उससे ओवरऑल अदालतों का जो इम्पैक्ट है वो कम होता है। आगे मैं दोबारा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जो आज अदालत के रिमार्क्स जो है दिन के वक्त आए थे और जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम के वक्त हुई, और सुबह ये अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें उम्मीद है कि जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता आप ये फ़ौजी सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्राने की कोई समाअत नहीं करेंगे। पर उसके बावजूद शाम को एक किस्म का आप कह दें कि बिल्कुल इसका एक डिफरेंट या अपोजिट साइड के ऊपर एक ये जो बयान आना कि जनाब 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। और ये मज़ीद जिस तरीके से उन्होंने ISPR के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जिस तरह अपने अफसरान के ख़िलाफ़ और सीनियर जर्नैलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है कि एक लेफ्टिनेंट समेत 3 फ़ौजी अफसर बरतरफ कर दिए गए हैं और 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अब ये मुकम्मल होने पे ज़रा इबहाम है कि इससे क्या मुराद है कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया है या उनका ट्रायल हो रहा है या ट्रायल हो चुका है, ये अभी वाज़े नहीं है। बट साथ में एक और जो कि 2 4 स्टार, एक उन्होंने कहा जी 4 स्टार की नवासी हैं, तो खतीजा शाह साहबा का आगे नाम आ रहा था, शायद उनकी तरफ इशारा था। तो जी एक और 4 स्टार की बीवी और दामाद जो है उनके ख़िलाफ़ भी जो है मुकदमा चल रहा है या चल सकेगा। ये मैंने कहा ये ऐड कर दूं थोड़ा सा सलमान अकरम राजा के, मैं बकला की भी ज़रा इसके साथ कर दूं कि जो आज अदालतों के ऊपर जो वो हुआ, चंद रिमार्क्स में पढ़ देता हूँ, फिर उसकी ज़रा तशरीह जो है साकिब से करवा लेंगे कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि जनाब आर्मी चीफ के सामने उनकी बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं। आर्मी क्योंकि अपील का हक फौजी अदालतों में आर्मी चीफ के पास होता है या वो कमेटी बना देते हैं, तो इनका जी वो चैलेंज हो सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट, ये जस्टिस ज़ाहिर नकवी का ये सवाल था कि मिलिट्री कोर्ट एक मतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते, क्वेश्चन था ये जो है। और ख़ास तौर पे जाजुल हसन साहब ने बड़ी मीनिंगफुल एक बात पूछी, क्योंकि आपका एतराज़ जो है सिविलियन की हद तक ही ट्रायल को चैलेंज कर रहे हैं ना, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तो एतराज़ नहीं है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कुछ यकीन दहानियाँ चाहिए, और अभी अटॉर्नी जनरल ने वैसे ये उनका कहना था अगेन इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द ISPR, उनका जी अभी किसी मुलज़म का ट्रायल शुरू नहीं हुआ,
विच वॉज कॉन्ट्रोडिक्टरी लेटर इन द डे बाय ISPR। उन्होंने कहा भी किसी का मुकदमा की समाअत नहीं हुई, जबकि ISPR ने ये शाम को बताया कि 102 शर्तबंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। तो ये जो मुतज़ाद किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, साकिब, इसका अदालत के अंदर आपको ये एहसास हो रहा था? बिल्कुल एहसास हो रहा था। जो पिटिशनर्स के जो वकला हैं वो तकरीबन 4 रोज़ से इसी कोशिश में है कि कम से कम इस पे स्टे दिया जाए। मेरा ये ख्याल है कि जो आज कंट्राडिक्शन सामने आई है, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक जब ये अटॉर्नी जनरल ये बात कर रहे थे कि एक तो उन्होंने कहा कि कोई पिक एंड चूज़ नहीं है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी उन्होंने कहा कि ये आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि 102 लोगों का आपने मिलिट्री ट्रायल करना है और बाकी लोगों का सिविलियन ट्रायल होगा। उन्होंने कहा प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, आप वो तो हमें बताएं। इसके अलावा उन्होंने जब ये अटॉर्नी जनरल जो है उसका जवाब दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, और उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि क्या आप उनसे पूछ के ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसकी यकीन दहानी कराई। तो मेरा ये ख्याल है कि ये वो ग्राउंड है कि जिस ग्राउंड पर कल अगर ये समाअत जो है वो कंक्लूड ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर इस मामले को कंसिडर करेगी, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ अदालतों में कोई भी जज किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये कहता है कि हम ये तवक्को करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल आगे नहीं बढ़ाएगी, हम ये तवक्को करते हैं, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि कोर्ट डायरेक्शन दे रही है कि आपने ये काम नहीं करना, मतलब उन पे इन्हिसार करके, उनके भरोसा करके। तो अगर वो ट्रायल जो है वो शुरू हो चुके हैं अटॉर्नी जनरल के कहने के बावजूद, तो यकीनी तौर पर मेरा ये ख्याल है कि अगर कल कंक्लूजन की तरफ जो प्रोसीडिंग्स ना गई तो इसको जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो देख सकती है। एक अभी जो खबर आई है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो बेंच से अलग हुए थे, तो उन्होंने अपना एक नोट भी लिखा है। उस नोट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये लिखी है कि इस 9 रुकनी बेंच जो लार्जर बेंच बनने से पहले मेरी जो है रिजर्वेशन थी कि ये फुल कोर्ट बनाया जाए, जिस तरह की गवर्नमेंट भी कहती रही है या मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि इस किस्म के मामला में आप फुल कोर्ट बिठाएं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो आज अलग हुए, अभी उनका जो नोट है इस हवाले से सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि इस पर फुल कोर्ट बनाने के हवाले से मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ था और रिजर्वेशन थी कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई जा रही, इसके बावजूद मैं लार्जर बेंच का हिस्सा बना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक जो मुझ पर एतराज आया और उसके बाद ये मेरा इख्तियार था कि मैं उसको रिक्यूज करूं या नहीं ना करूं, तो उन्होंने कहा कि एक हाई मॉरल ग्राउंड यही थी कि मैं गैर जानिबदार रहते हुए अगर मुझ पर एतराज आ गया है तो मैं अपने आप को जो है बेंच से अलग करूं, और उसके बाद मैंने बेंच से जो है अलग किया है। बड़ी अहम बात की आपने, मगर मेरा ख्याल है साकिब के पहले ये इस वक्त फुल कोर्ट 9 जजेस ही गलबन हमें यही बताया गया था अवेलेबल हैं, बाकी सारे जजेस जो हैं छुट्टी पे हैं और उनको कई लोगों को सर जस्टिस अतर मिनल्ला का बताया गया कि उनको रिक्वेस्ट भी भेजी गई थी कि अगर कोई ज्वाइन कर सके तो करे। तो ये इस वक्त फुल कोर्ट 9 जजेस ही अदालत में अवेलेबल थे, बाकी कुछ छुट्टियों पे गए हुए थे। तो शायद पता नहीं अभी ये इसकी ज़्यादा तफसील अगर कोई आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत अभी मेरा ख्याल है वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस 15 हैं, 15 हैं, उनमें से भी जस्टिस मिनल्ला जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं। इसके अलावा 2 जजेस ऑलरेडी रिक्यूज कर चुके हैं, तीसरे जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अगर मिला के भी करें तो बाकी 11 बचते हैं। अब 11 जो है उनमें से भी एक आध की अवेलेबिलिटी अभी जो है वो है या नहीं है वो उसके हवाले से कंफर्म नहीं है। तो इसलिए अगर फुल कोर्ट की तरफ ही मामला जाए तो मेरा यह ख्याल है फिर भी जजेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकते। मैं ज़रा आपने बड़ी दूसरी अहम बात की कि आप ये समझ रहे हैं कि अदालत का रुझान इस तरफ चल रहा है, मुमाइल है अदालत कि इसको 2 दिन में ही ख़त्म करके इसका फ़ैसला दे दें। कल तक आप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की इस थोड़ी सी मज़ामत के बाद जो उनको नज़र आई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो शायद वो ज़्यादा करें। ये बहरहाल आपकी उम्मीद है, अभी तक जो अदालत का 1 साल से हम रवैया देख रहे हैं अदालत में वो दम नहीं नज़र आया, बड़ी बेबस नज़र आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त 6 केस चल रहे हैं। मैं ज़रा बता दूं कि सियासत सारी पाकिस्तान की तमाम इस वक्त हर चीज़ जो है वो अदालतों इर्द गिर्द मरकूज़ है। अदालतें जो हैं वो लटका रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिक्र कर देता हूँ, इस वक्त 6 केसेस हैं जो कि अदालत के सामने या आ चुके हैं या आने वाले हैं। ये 1 साल से तकरीबन सिलसिला चल रहा है कि जो नैब के अंदर तरामीम है जिसके कई सैकड़ों लोग ऑलरेडी बेनिफिशरी बन भी हुए हैं, उसका इतलाक भी हो गया है। ये अगर फैसला अदालत पहले कर देती तो ये क्लियर हो जाता। ये अभी तक ये केस जारी है, उसकी लंबी लंबी डेट्स पड़ रही हैं और उसके ऊपर अदालत फैसला नहीं कर चुकी। उसके बाद ज़ाहिर है 14 मई का इलेक्शन है
उसके ऊपर अदालत का हमें उम्मीद थी, अदालत उसके ऊपर बड़ी वो इत्तफाक़ राय करवा रही थी, और जस्टिस मुनीर की राह पे बिल्कुल गामज़न नज़र आती है कि जनाब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की तरह इम्प्लीमेंटेशन उनसे नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद जो है एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बन गया है अब तो, और साथ में रिव्यू एक्ट है, उन दोनों को क्लब करके सारों को इकट्ठा कर दिया गया है, उस पर भी अभी जारी है। और अब ये पता नहीं जो नया आज जो एक्ट बना है कि जो इलेक्शन कमीशन की एक्ट के अंदर तरामीम की गई हैं, तो उसके अंदर यही रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ने कही थी कि जनाब ये हमारा इख्तियार था चेंज करने का, ये आपने, तो उसका असरात पता नहीं क्या होंगे। और जो आज दो नए एक्ट्स आए हैं, एक ये इलेक्शन तरमीम का कि उसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया है कि वो सदर से मशवरे के बग़ैर इसको शेड्यूल को भी चेंज कर सकते हैं और इसकी तारीख भी वो अनाउंस करेंगे, जिसका ये मतलब है कि ये पता नहीं वहाँ दुबई में इस वक्त सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहीं पे ये फ़ैसले हो रहे हैं। मगर अब कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन को अगर ये अदालत में नहीं जाती चीज़, इसको ये भी मज़ीद एक केस अदालत में पता नहीं ले जाया जाए या नहीं, कि उस पर दो सवाल हैं। एक ये कि आज पार्लियामेंट के अंदर भी ये ऑब्जेक्शन की गई कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, कि ये ख़ास तौर पे जो एक्ट है जिसके अंदर कि 5 साल की जो नाअहली की जो हमेशा के लिए सज़ा थी 5 साल तक महदूद कर दी गई है, क्या इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए थी या कानून के ज़रिए हो सकता है। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार का ये देखना पड़ेगा कि ये चित्राली साहब ने मौलाना ने कहा ये जो नाअहली वाली है ये पर्सन स्पेसिफिक है और बुनियादी पे मबनी है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये अदालत के अंदर शायद ये केस भी मज़ीद दो जाएंगे इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात देने का, और नाअहली की इन 61F की जो तशरीह की गई है, क्या ये आईनी तरीके तब्दील करना पड़ेगा या अदालत को ये रिव्यू के ज़रिए इसका फ़ैसला करना था, या ये बिल ही काफ़ी होगा। सो एक ये नया आप समझ लें कि जो एक पहले ये एक बहुत लंबी लाइन इंपॉर्टेंट केसेस की चल रही थी, उसमें ये एक भी मज़ीद ऐड हो जाएगा। उसके अलावा जो है अभी आपने जिक्र किया कि ऑडियो लीक्स का, कि वो भी एक केस चल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ये एक पूरा एक मरबा चल रहा है अदालत के अंदर सालों का। उसमें सब आप लास्ट वर्क महरल मुझे वक्फे की तरफ सरबत कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे वक्फे की तरफ जाना होगा। आपको ये उम्मीद है कि ये 2 दिन में जो फैसला होने वाला, लास्ट वर्ड क्विकली। मेरा नहीं ख्याल कि फैसला जो है वो आ सके, कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट कल, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से एक तो अटॉर्नी जनरल अलग से दलाइल देंगे, बैरिस्टर फ़रोग नसीम है जो वज़ीर दाखिला है उनके अलग वकील हैं, शाह खावर हैं, एक और वकील है, तो ये सारे वकला अगर इकट्ठे होंगे तो उनकी यकीनी तौर पर उनकी कोशिश होगी। ख़ास तौर पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम वो बड़े लंबे जो है वो दलाइल देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दलाइल जो है वो मुकम्मल हो सकें। दूसरी जो बात आपने सारे केसेस गिनवाए, बज़ाहिर अगर पिछले 6 या 8 माह की सारी प्रैक्टिस देखी जाए तो हुकूमत ये जो है वो करने में कामयाब रही है कि सुप्रीम कोर्ट को बज़ाहिर दीवार से लगाया है, और सुप्रीम कोर्ट कोई भी बड़ा फैसला जो है वो इस वक्त तक नहीं कर पा रही। उसकी जो है हमेशा से ये एक बयानिया बना दिया जाता है, और इनसाइड क्योंकि जुडिशल पॉलिटिक्स भी है और वहां पे भी सिचुएशन ऐसी चलती है कि लाइक माइंडेड जजेस जो है वो बैठ जाते हैं, और उसके बाद अगर फैसला आ भी जाए इंप्लीमेंट नहीं होता, या जो है वो फैसले पड़े रहते हैं। नैब तरमीम की आपने बात की, नैब तरमीम में भी जिस तरह ये पर्सन स्पेसिफिक अभी कानून साजी हुई है, वहां पे भी मखसूस लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए वो तरमीम की गई थी, लेकिन उस केस का फैसला भी आज साल होने को है, वो जो है वो नहीं हो सका। तो बज़ाहिर तवक्को नहीं कि सितंबर से पहले बहुत बड़े को ब्रेक थ्रू जो है वो हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश तो हमें नजर आ रही है, बिल्कुल कि उनकी ख्वाहिश तो नजर आ रही है कि वो अपने आखिरी वर्किंग डे से पहले पहले इस अहम केस का जो है फैसला निपटा दें, सुना दें। बहुत शुक्रिया, साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा हुक्मरानों के जो अमल है नाज़रीन, उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की मईशत IMF के बगैर नहीं चल सकती। पाकिस्तान में अभी अदालती बहरान के ऊपर तो हम बात कर रहे थे, सियासी बहरान अपनी जगह है, मगर मईशत का बहरान भी अपनी जगह सर उठाए खड़ा है। क्या नवीद वाकई ये सुनाई जाएगी कि आइंदा आने वाले दिन में IMF के साथ कोई एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा, या ये सवाल अपनी जगह हम हर रोज़ पूछते रहेंगे कि पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई मईशत संभल पाएगी या नहीं? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मैशत को IMF की बैसाखी कितना सहारा दे सकती है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, हमारे मुल्क में एक आम रिवायत ये है कि जब भी हमारा हाकिम कोई खुशखबरी देता है तो उसे अवाम के लिए लॉलीपॉप ही तस्वुर किया जाता है और इनफैक्ट होता भी ऐसा है। अब IMF के साथ कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में, यानी कल के रोज कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो आपको लगता है ये लॉलीपॉप ही होगा, ये एग्जैक्टली कुछ होने जा रहा है? ये हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। मगर मैं सिर्फ थोड़ा सा, मैं 30-35 साल पार्लियामेंट मैंने कवर किया है, 20 साल तो मैंने तकरीबन रोज़ का एक कॉलम लिखा है। तो बजट का एक स्पेशल ओकेजन होता था, एक माहौल होता था, उसकी जो डिबेट्स होती थी वो सुनते थे हम, और वो इतनी अहम होती थी कि उसके अंदर ही सारी सियासत का, पाकिस्तान के इश्यूज़ का ये वाहिद मौका था जहाँ हर तकरीबन MNA हर इलाके की आपको आवाज़ सुनाई देती थी। अब ये बजट एक लामानी चीज़ हो गया है कि आप देखें सारा साल ही बजट आता रहा है। ये कुछ महीने पहले भी एक मिनी बजट आया, और ये पहली दफ़ा आज 2-3 नई रवायात कायम हुई। एक तो वैसे ही लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है कि इसके अंदर अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, एक जाली अपोजिशन बैठाई हुई है। मज़ीद ये कि पूरी एक आपने बजट पेश किया, उस पर बहस हुई और आखिरी दिन बिल्कुल ही बजट तब्दील कर दिया। और फिर जिसने बजट पास किया वो तकरीबन मिनिमम कोरम के लिए 86 लोग चाहिए होते हैं, और ये 72 लोग थे टोटल असेंबली के अंदर। 70 गवर्नमेंट में उन्होंने हक में दिया, 2 ने एतराज़ किया, तो आज बजट पास हो गया। बजट जो है फाइनेंस बिल का पास करना, ये इसके ख़िलाफ़ वोट देने से आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, और ये इससे कि एतमाद का वोट समझा जाता है। 72 लोगों में 75 साल के अंदर कभी भी बजट पास नहीं हुआ। एक तो मैं इस पे बड़ा दजलफ उठता हूँ। बाकी मैं ये जो आपका सवाल है, आई थ्रो इट टू डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब कि इस बजट में डॉक्टर साहब जो हमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैं। एक तो ये बताया गया है कि एकदम से IMF की शराइत पूरे करते हुए 215 जो अरब रुपए के टैक्स मज़ीद लगा दिए गए, और एक्सपेंडिचर्स में हमें बताया गया है कि उन्होंने एक दिन के अंदर 85 अरब रुपए की कटौती कर दी है, और पॉलिसी रेट भी आज स्टेट बैंक की तरफ से 22 रुपये बढ़ गया। तो ये एक बड़ा तासुर दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म कल मिले थे IMF की चीफ के साथ पेरिस में, और वहीं पे ये कुछ फैसले हुए, और ये उम्मीद दिलाई जा रही है, पहले भी बड़ा दिलाई जा रही थी कि अब के जो है ये पास हो जाएगा। IMF वाले ये लैप्स करने से पहले, ये 30 जून से पहले इसको कर देंगे। मेरा सवाल आपसे ये 2 हैं। एक तो ये कि आप भी इतनी पुरुमीद हैं जितनी कि गवर्नमेंट है। दूसरा, हमें बताया गया था 3 शिकायत हैं IMF की जो थी, शराइत थी मेन। एक तो ये बजट की थी जो वो कह रहे हैं हमने पूरी कर दी। दूसरी शिकायत उनकी, या एक जो शराइत कह लें, वो एक ये थी कि आपने जो मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट में जो फ़र्क है, इसको आप काम करेंगे। तीसरा हमें बताया गया था कि आप हमें एश्योरेंस देंगे कि जो आपको डोनर्स ने पैसे देने हैं, दोस्त ममालिक ने, उसकी कोई हमें एश्योरेंस चाहिए है। तो अब आप कैसे देखते हैं कि वाकई एक हफ्ते के अंदर एक मैजिक वॉन्ड दिखाएंगे और ये हमें IMF वाले पास कर देंगे? कितना इम्कान है इसका? बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक और अहम बात यह है कि जो भी ये मंजूर हुई है तजावीज़, इसका मईशत की बहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बात बिल्कुल 100% यकीनी है कि इसके मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। ये बात तो मैं कह रहा था, लेकिन आज जो हंगामी इजलास हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मॉनेटरी कमेटी का, जिसका आपने भी जिक्र किया, उनके अल्फाज में बता देता हूँ क्या है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, और चूँकि हमने इंपोर्ट्स में रिलैक्सेशन ख़त्म कर दी हैं, उसके नतीजे में जो मार्केट है उसमें रुपए की कदर पर दबाव बढ़ेगा। यानी वो ये कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ेगी, रुपए की कदर भी गिरेगी। कोई ये नहीं कह रहा कि मईशत बहाल होगी। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि ये आवाम को आपने कुचल दिया, मईशत की शरह नमू को सुस्त कर दिया। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या अगर आपको ये किस्त मिल भी जाती है या नहीं भी मिलती, असल चीज़ ये है कि अगले माली साल में हमें IMF के पास दोबारा जाना है बड़ी रकम के कर्जे के लिए। उसके लिए दोबारा एक बहुत बड़ा मिनी बजट भी आएगा। उसकी क्या शराइत होंगी वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। तो मगर सवाल ये पैदा था कि हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं, और क्या कोई अल्टरनेट मौजूद था या नहीं। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया IMF का, वो मैं पहले आपकी खिदमत में 2-3 बातें बता दूँ। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था कि हमने तो पाकिस्तान से कहा
कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, आवाम को मराद दें। तो हमने पहले क्या किया था कि जीएसटी को 17% से 18% कर दिया। अभी जो पिछले चंद दिन पहले आईएमएफ ने जो बयान दिया था जिसका आपने जिक्र किया, उसमें एक जुमला ये था कि आपने जो भी कार्रवाइयाँ करनी है तो आप कम से कम ये ज़रूर करें कि आपके ये मौका ज़ाय नहीं करें कि टैक्स दहिंदगान का दायरा वसी करें और इस मौके को ज़ाय ना करें। ये एक बहुत बड़ा एतराज़ था। अब ये जो भी कुछ इन्होंने किया है उसमें दायरा तो बिल्कुल वसी नहीं किया। ये तो जो लोग टैक्स दे रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी, वो डाल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आईएमएफ हमें ये किस्त देता है तो ये अमेरिका के दबाव होगा, क्योंकि अब अमेरिका मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ना करे, अगले साल बड़ी रकम का कर्जा लें। उसकी जो शराइत होंगी उसमें कम से कम 4 साल के लिए वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट को टला दिया जाए और इस दौरान में मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर दिया जाए कि हमारे लोग कहने लगे कि जनाब सोवियत यूनियन में भी जो है वो नहीं बचा सके थे न्यूक्लियर को, दूसरी चीज़ों को, तो वो हमें बड़ा झटका देना चाहते हैं। तो अगर हम बेवतन पाकिस्तानी हैं तो आज हमें ये फैसला करना होगा कि अभी तो हम आईएमएफ के पास अगले साल भी चले जाएं, उनकी शराइत भी मान लें, लेकिन अगर उससे पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं देते तो ये जो खदशा है इसको फिर कोई बचा नहीं सकेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 1994 में भारत ने जब आईएमएफ से कर्जा लिया था, मईशत तबाह थी, उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा था आईएमएफ के पास। हम तो ये नहीं कर रहे, मगर उसके फौरन बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लाहात की, आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर आ गए। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत हैं और 3री बनने जा रहे हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि अभी तो मजबूरी है, तबाह बर्बाद कर दिया, आप आईएमएफ की अभी भी शराइत मान लें, अगले साल भी मान लें, लेकिन इंतखाबात से पहले अगर वो 3-4 इस्लाहात आपने नहीं की तो इतना ज़बरदस्त खदशा है मईशत की बर्बादी का, जौहरी प्रोग्राम के खदशात का और हमारे जो है जोग्राफियाई सरहदों का, जिसका इशारा बिल्कुल खुल के अभी कर दिया गया। और एफएटीएफ हमारे ऊपर वो इसलिए वो डालेगा कि आप तो खुद कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप तो खुद कह रहे हैं कि हमने इंपोर्टर से कहा है कि आप अपना पैसा खुद अरेंज करें, तो और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। और ये भी आपको पता है कि जो भारत का मोदी है और बाइडेन का, इनका जो मुश्तरका बयान है उसमें पाकिस्तान पे हमला भी किया गया और आईएमएफ को भी कहा गया कि वो एफएटीएफ को कि जी कुछ तो आप देखें ये क्या हो रहा है। तो इन ख़तरात का इदराक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम नहीं है कि अभी 215 बिलियन रुपए लगाएं कि नहीं लगाएं, असल ख़तरात ये हैं हम आवाम को तबाह कर रहे हैं। आज आपके लिए हमने लंबा सेगमेंट रखा है कि तफसीलन बात कर सकें। वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त तरजीहात में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये था, और क्योंकि डार साहब की एक वो छेड़ बन गई थी आईएमएफ, और कुछ उनके ज़ाती वजूहात की वजह से, कुछ इकानमी की वजह से और कुछ फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने की, उनका जी यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिगेस्ट प्रायोरिटीज़ कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, और वो सिर्फ आईएमएफ से जो भी शराइत हों वो इस वक्त मैटर नहीं करती हैं। तो ये जो आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म का बता रहे हैं आगे के आगे उसके मिल जाने से भी क्या क्या नुकसानात होंगे, तो वो तो फ़िलहाल भंगड़े डाल रहे हैं कि अगर ये हो जाए हफ्ते में तो ये विक्ट्री के निशान बना कहा कि हमें मार देना है। भाई मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि चीन ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि अगले माली साल में जब तक आपको आईएमएफ से कर्जे नहीं मिल जाते, मैं इसकी बात नहीं कर रहा अगले कर्जे की, उस वक्त तक हम आपको डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे। और अमेरिका भी यही चाहता है अभी कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट ना करने दे, वो अभी मज़ीद तबाही बर्बाद करके जाना चाहता है। मेरे कम से कम 1 दर्जन मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने मरतबा कहा है कि 2023 में हमें डिफ़ॉल्ट नहीं करने दिया जाएगा। और अगर वो कोई झंडा गाड़ना चाहते हैं तो फिर स्टेट बैंक ने ये क्या कहा है कि भाई आईएमएफ की रिक्वायरमेंट हमने पूरी करके हम महंगाई को बढ़ा दिया, रुपए की कदर को जो है वो ख़तरात की जद में ले आए, पेट्रोलियम लेवी हमने बढ़ा दी। तो ये तो आपने आवाम को कुचला है और ख़तरात को ख़त्म नहीं किया, ख़तरात को बढ़ा के टलाया है। मेरे अल्फाज ये ख़तरात को बढ़ाकर, चैलेंजेस को बढ़ाकर टलाया है।
और वो टलाना अमेरिका की और चाइना की हिकमत अमली के ऐन मुताबिक है, IMF की हिकमत अमली के ऐन मुताबिक है। और चाइना भी, आपको अमेरिका को पता है कि चाइना फिलहाल पाकिस्तान को जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करने देगा, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारा कमाल, अगर डार साहब को कोई कमाल है, मैं खड़े होकर उनको सल्यूट करने के लिए तैयार हूँ। अगर इंतखाबात से पहले इस्लाहात को वो कानूनी शक्ल दे दें, टैक्सों में, तवानाई में, दस्तावेजी बनाने में, कि हम एक दफ़े 2024 में IMF के पास जाने के बजाय आइंदा के लिए बेनियाज हो जाएं, तो वो एक कारनामा होगा। ये बढ़ा के टलाना मैं नहीं समझता ये कोई कामयाबी है। ये तो एक एजेंडा था, और अभी लाजमी नहीं है कि हमें ये पैसा मिल जाए, इसलिए कि वज़ीर आज़म कभी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से एक विजिट में 3 दफ़े नहीं मिला करते। हमने 3 दफ़े उनसे मुलाकात करी है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर मिलता है, अमेरिका की सिफारिश कराई, यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों की सिफारिश कराई, और अमेरिकी एजेंडा भी है। तो ये कामयाबी तो उस वक्त होगी जब आप इस्लाहात कर लेंगे, वरना खदशात और ख़तरात इसलिए हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ कर रहा था, कि ज़रा 11 महीने में जो कुछ हुआ है वो ये देख लें, वो फिगर्स, कहानी नहीं कि क्या उसके बाद फूल पत्तियां करके हम मईशत को बचा सकेंगे। उसका जवाब है नहीं। मैं आपको क्यों ये बात कर रहा हूँ, 11 महीने हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसमें कमी हुई है 11 महीने में 3.8 अरब डॉलर। इतनी रेमिटेंसेज कम हुई हैं दूसरे साल से। हमारी बरामदात कम हुई है 3.5 अरब डॉलर पिछले साल की इसी मुद्दत से। हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स में कमी हुई है 6.3 अरब डॉलर। हमारे रुपए की, ये कोई मामूली बात नहीं है, 6.3 अरब डॉलर ये कमी हो गई, और वो 7 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज और बरामदात कम हो गई। तो रुपए की कदर जो शुरू के साल में हमारी 100 जो थी वो 187 थी, अब ये आके 204 थी, अब ये 287 पर आ गई। ये कोई मामूली नुकसान नहीं हुआ। मई में जो आपका अफरात ज़र था वो था 13.8, आज वो 38% पर है। आप ये भी ना भूलें कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया है, और ये भी आप ना भूलें कि चीन को हमने 300 अरब रुपए के IPPs के पेमेंट्स रोके हुए हैं। हमने कई अरब डॉलर की इंपोर्ट जो कर चुके हैं, कंटेनर खड़े हुए हैं, वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। कई अरब डॉलर वो आपने रिलीज़ करने हैं। फिर आपके जो है सर्कुलर डेट आपका 4000 अरब हो गया है रुपीज़। आपके पब्लिक सेक्टर के लॉसेस बढ़ रहे हैं, और अभी 21 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स कम करके। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सारी चीज़ों मसाइल का हल जो है वो इस्लाहात हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बड़ा ज़रूरी इस्लाहात के लिए होता है कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो, और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। यहाँ तो जो भी आप सिनारियो ले लें, कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आने का इम्कान नहीं लगता। ये बेयकीनी और गैर इस्तेहकामी जो है सियासत में ख़ास तौर पे, जिसका असल मुआशियात पे भी पड़ेगा, वो तो नज़र नहीं आ रही। आपने उम्मीद का दिन है, अच्छा नहीं लगता लोगों को बुरी खबरें, मगर ये सिनारियो में से कोई इतनी अच्छी नवीद नहीं मिलती है कि जिस तरह आपने भी फरमाया कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और बढ़ेंगे, लोगों पे ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। इन्होंने मसले का हल नहीं निकाला, आम है। दूसरा, 50 से अब इनके पास गुंजाइश है पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए करने की। सो ये किसी वक्त भी 10 रुपये बढ़ाने की इन्होंने इजाज़त ले ली है, कमिटमेंट कर दी है। साथ में जो है सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग का जो है मामला, ये सब कुछ लेने के बावजूद भी वो मसले हल नहीं हो रहे। 14-14 घंटे की वो हो रही है, बिजली आ नहीं रही, आ रही है तो बड़ी महंगी है। तो कोई अच्छी खबर ईद आने वाली है, कोई आपको नज़र आती है, याद देना चाहेंगे? देखिए, आपने जो नुकात उठाए हैं वो अपनी जगह बेहद अहम है। मैं जो खिदमत में अर्ज़ कर रहा था उसको दोबारा कह दूं, कोई भी ताकतवर से ताकतवर हुकूमत आ जाए, वो ये इस्लाहात नहीं करेगी। फौजी हुकूमतों ने भी नहीं किए, तीनों पार्टियों ने भी नहीं किए, सूबाई हुकूमतों ने भी नहीं किए। ये आज का मसला नहीं है। मगर जो चीज़ हमें और आपको सोचनी है कि अब मसला ये आ गया है कि ये इस्लाहात या खुदकशी, इसलिए कि न्यू ग्रेट गेम ये है, न्यू कोल्ड वार एरा, न्यू ग्रेट गेम चल रहा है। तो अब इसमें अगर आप, दुनिया बदल चुकी है, अगर आज आप नहीं बदले तो मैं ये बात आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि कोई भी हुकूमत ये इस्लाहात नहीं करेगी जैसा माजी में नहीं किया। लेकिन मेरी जो गुजारिश थी वही थी कि इसको कानूनी शक्ल दी जाए। इस्लाहात तो अभी नहीं कर सकते। कानूनी शक्ल का मतलब ये है कि एक हुकूमत आए, दूसरी आए, तीसरी आए, अगर वो कानून इतना सख्त हो कि अगर वो इस्लाहात का जो आज कानून साजी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और वो कौन कर सकता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। माजरत, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।
है।